नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और ये उसमें अगली श्रृंखला है जहाँ पे टोटल सिलेबस को आपको कवर करते हुए हर सिलेबस से क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। और आई होप कि बिल्कुल आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल, उस तरह से टेस्ट सीरीज मैंने प्रिपेयर किया है। और आई होप कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होगा। तो इसी तरह से आप लोग आगे भी अपना सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने इंग्लिश का ले रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर ही वाज फाइंड, इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक पार्किंग हिज कार, फिर यहाँ पर ब्लैंक है और नो पार्किंग एरिया। तो ही वाज फाइंड यानी उसको फाइंड किया गया किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए। जहाँ पर पर्पज़ की बात आ जाती है, किसके लिए, किस लिए, ठीक है, किस रीजन के लिए, वहाँ पे यूज करते हैं फॉर। पार्किंग हिज कार, आप जहाँ पे पार्क कर रहे हैं, जैसे हम किसी बड़े सिटी में जा रहे होते हैं, किसी बड़े सिटी की ओर हमें इंगित करना होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेस के लिए हमें इंगित करना होता है। एक तो होता है पर्टिकुलर स्पेस के लिए हम जा रहे हैं या फिर वहाँ पे है कोई चीज़, उसके लिए हम ऐड लगाते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई एक स्पेस हो या फिर कोई बड़ा सिटी हो, वहाँ पे हम जा रहे हो या फिर उसकी तरफ इंगित किया जाता हो, वहाँ पे इन लगाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही वॉज फाइंड फॉर पार्किंग हिज कार इन और नो पार्किंग एरिया, यानी उसे अपनी कार को नो पार्किंग एरिया में पार्क करने की वजह से फाइंड किया गया, पेनाल्टी भरना पड़ा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बिल्कुल आपका बेसिक्स होता है, बहुत अधिकतम आपका 8-9 तक आप मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है सुपर टेट का। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमारा टेस्ट सीरीज आप देखते चलिए और मैं बिल्कुल आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आपकी तैयारी बिल्कुल संपूर्ण तरीके से होगी। आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैथ्स का क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। 12,000 रुपये आपको दिया गया है मूलधन, प्राइमरी अमाउंट। पी हमारा दे रखा है 12,000। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है, रेट हमारा 10% है। 1.5 वर्ष में, यानी 1 से ही 1/2 हो गया, वर्ष में कितनी राशि उसको ब्याज के तौर पे चुकानी पड़ेगी। जबकि ध्यान दीजिएगा नीचे, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक गणना का मतलब हो गया कि अभी यहाँ पर जो वर्ष माना जाएगा वो 6-6 महीने का माना जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से अपने सोच करके बताइए कि अब टोटल यहाँ पर कितने वर्ष हो जाएंगे। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, आपका हो जाएगा 3/2। ठीक, ऐसे भी अगर आप सोचेंगे तो 6-6 महीने का जो वो वर्ष होता है, ईयर हो जाएगा 1.5 वर्ष में, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो आप, जो 10% है ये वार्षिक है। 6 महीने में जब काउंट करना होगा आपको, तो इस रेट को हमें डबल करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज अगर अर्धवार्षिक काउंट किया जाए, समय को आप डबल कर देंगे। यहाँ पे समय है 3/2, 1.5 वर्ष, डबल कर देंगे तो आपको समय आ जाएगा 3 वर्ष। और इंटरेस्ट रेट को हम, माफ़ी चाहूँगा गलत हो गया यहाँ पे, एक बार फिर से देख लीजिए। सब सही था, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है तो समय हमारा हो जाएगा डबल। बिल्कुल आपने समझ लिया, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारा जो समय होगा, वर्ष हमारा होगा 6-6 महीने का हो जाएगा। टोटल समय यहाँ पे हो गया 3 वर्ष। अभी आप बेसिकली इसको 3 मान करके चलिए, क्योंकि हम 6-6 महीने के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो 6-6 महीने के हिसाब से 1.5 वर्ष में कुल 3 हो जाएंगे साल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 10% आपको दिया गया है, ये 1 वर्ष के लिए इंटरेस्ट रेट है। जब हम 6 महीने के लिए काउंट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट को हम आधा कर देते हैं, 5% अभी। तो फाइनली जब भी आपको बोला जाए कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक छमाही की जा रही है, उस स्थिति में आप समय को दोगुना कर देंगे। ठीक, टाइम आपका हो जाएगा डबल और जो आपका इंटरेस्ट रेट है ये हो जाएगा आधा, R/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2T हो जाएगा। इसी तरह से अगर ब्याज
कि जो गणना है तिमाही की जाए, उस स्थिति में समय हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी समय को हम 4 गुना कर देंगे, क्योंकि उस स्थिति में एक वर्ष में 3-3 महीने के हिसाब से 4 3-3 महीने हो जाएंगे। मीन्स हमारा जो टाइम काउंट हो रहा है 3-3 महीने पे हम ब्याज काउंट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम 4 बार ब्याज काउंट करेंगे एक वर्ष में। तो यानी हमारे लिए जो समय होगा एक वर्ष में अब 4 हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर हमें वार्षिक दिया गया हो तो उसे हम 1/4 कर लेंगे, अगर छमाही दिया हो तो उसे हम आधा कर लेंगे। मतलब एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने के लिए मान लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10% और हमें ब्याज निकालना है तिमाही, तो उस स्थिति में हम 3-3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखेंगे। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 2.5%। और अगर यहीं पर अगर आपको दिया रहता 10% छमाही के हिसाब से ब्याज दर और आपसे पूछा जाता तिमाही ब्याज की गणना की जा रही है, तो 6 महीने में कितने होंगे तिमाही, 2 तिमाही हो जाएंगे। तो उस स्थिति में आप ब्याज दर को आधा करेंगे और समय को 2 गुना करेंगे, क्योंकि 6 महीने में 2 तिमाही होंगे। आई होप दोस्तों अब अर्धवार्षिक और तिमाही में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। फार्मूला आप सभी जानते हैं, ए इज इक्वल टू होता है, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू इसके पावर हो गया, इसके घात हो गया n, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना है कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज सहित पूछा जा रहा है। हमें यहाँ पर ए निकालना है। मूलधन हमारा कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। यहाँ पर एक धन हमें दर लेना है 5/100 हो गया, और समय हमारा है 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12,000 हो गया मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 × 20 हो जाएगा, 20/2500 होता है, और 20 एकम 21/20 हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको 21/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 21/20 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 और फिर से मल्टीप्लाइड बाई 21/20, ठीक। ये पूरा आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 जीरो है, कैंसिल आउट होके यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। इस तरह से आप पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनली ए आ जाएगा 13,891.50। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर आप, चौथा 5वां, कैसा विशेषण है। देखिए दोस्तों, विशेषण बेसिकली होते हैं 4 प्रकार के, सार्वनामिक, ठीक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। सार्वनामिक में कई भेद होते हैं, गुणवाचक में कोई भेद नहीं होता है, कोई सब भेद आगे नहीं होता है। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदाय बोधक, इसी तरह से और ढेर सारे होते हैं। ये देखिए क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये क्रम है, क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्ति का मतलब होता है जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, ये होती है आवृत्तिवाचक, ठीक। समुदाय में ढेर, मतलब जहाँ पे समुदाय की बात की जाए विशेषण के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, चौथा 5वां। अगला क्वेश्चन भी आपका हिंदी से है और संज्ञा से है। भाववाचक संज्ञा पद है। तो संज्ञा के भेद आप सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। तो बिल्कुल आप 5 भेद आप लोग जानते रहिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्वनाम टोटल संख्या 9 होती है, और सर्वनाम के भेद जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या 9, मैं, तुम, वह मिला करके टोटल 9 होते हैं, और सर्वनाम के जो भेद होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। प्रश्नवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, सभी मिला करके वहाँ पर, ठीक है, संकेतवाचक, सभी मिला करके, सॉरी, निजवाचक होते हैं। कुल मिला करके 6 टोटल सर्वनाम होते हैं। भाववाचक संज्ञा का मतलब हो गया जहाँ पर भावों की प्रधानता होती है, ठीक है। जहाँ नाम होता है व्यक्तिवाचक, जहाँ जाति विशेष की बात की जाए, ठीक है। विधायक, विधायक आपका जातिवाचक है, ठीक है। विधायक कोई भी हो सकता है, मान लीजिए किसी का नाम ले लिया हमने ABC विधायक, तो ABC जो हो गया उन विधायक का नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। भाव की जहाँ प्रधानता होती है, बुढ़ापा, बचपन,
ठीक है, ये सभी हमारे होते हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो यहाँ पर थर्ड आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद बताइए। आपको एक सीरीज दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इसके आगे वाला पद कौन सा होगा। आप ध्यान से पढ़िए, पहले सीरीज देखिए। डी ई एफ, फिर जी नहीं है, एच आई जे, एक एक का डिफरेंस है। फिर के और एल यहाँ पे नहीं है, दो का लैप है, यहाँ पे एक का लैप था। एम, फिर एन, ए ओ, एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पे हम तीन का लैप कर देंगे क्योंकि एक का लैप हुआ, दो का लैप हुआ, आप तीन का लैप कर देंगे। तो ओ के बाद आप पी छोड़ दीजिए, क्यू छोड़ दीजिए, आर छोड़ दीजिए, और उसके बाद एस, एक एक के अंतर पे टी, फिर यू। तो यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये हो गया आपका रीजनिंग से प्रश्न। आप सभी जानते हैं रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड, ठीक है, इनके द्वारा 2 ग्रंथि के नाम बताए गए हैं, इलेक्ट्रा और ऑडिपस। आपको बताना है एक बालिका के उसके पिता के प्रति, यहाँ पे छूट गया है, इसको आप कर लीजिएगा, पिता के प्रति, यानी बालिका का उसके पिता के प्रति और बालक का उसके माता के प्रति। इन दोनों आकर्षण को फ्रायड के द्वारा अलग अलग 2 नाम दिया गया है। बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को इलेक्ट्रा ग्रंथि के नाम से बताया गया है फ्रायड के द्वारा कि इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ऐसा होता है, और ओडिपस ग्रंथि के कारण बालक का उसके माता के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। निम्न में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। पुनर्बलक आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे स्किनर महोदय का, जहाँ पर चूहा है, लीवर दबाता है तो उसके सामने प्लेट में भोजन आ जाता है, तो भोजन उसके लिए क्या हो गया, पुनर्बलक हो गया। ठीक है, पुनर्बलन भी 2 होते हैं, आंशिक और सतत। आंशिक ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जो पुराने सीखे हुए ज्ञान को, व्यवहार को अस्थायी करने में मदद करता है। सतत जो होता है नित्य नए व्यवहार को सीखने में मदद करता है। इसके अलावा पुनर्बलन जो है सकारात्मक और नकारात्मक भी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो के माध्यम से बताए गए थे स्किनर महोदय के। तो प्राथमिक पुनर्बलक का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए प्रशंसा, बहुत अच्छा खाना, ये सभी होंगे, ठीक है, लेकिन एक बालक के लिए जो प्राथमिक पुनर्बलक का काम करेगा, एक बिस्किट, यानी बिस्किट उसको देंगे और बालक से हम बोलेंगे जो भी उससे उसके व्यवहार को दर्शाना होगा, वो व्यवहार वो दर्शाएगा उसके अनुसार, एक बिस्किट के अनुसार। बालक की हम प्रशंसा करेंगे तो ये हो सकता है द्वितीयक तृतीयक पुनर्बलक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बालक को बिस्किट दीजिए और उसकी प्रशंसा करिए और कहिए आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कहना, आप मुझे बताइए तीनों में से ज़्यादा प्रभावशाली कौन होगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिस्किट, चॉकलेट। ठीक है, तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो सकता है एक बिस्किट। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट्स हो मित्रों, देखिए हर प्रश्न के अंतर्गत जो भी कनेक्टेड प्रश्न या बन सकते हैं, मैटर होते हैं, मैं आप सभी को बताते चलता हूँ। 10-12 क्वेश्चन में कम से कम आपके 40, 45, 50 क्वेश्चन कराने का प्रयास होता है, और आप सभी लोग कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, और एक निवेदन आप सभी से और भी है दोस्तों कि हमारा ग्रुप आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल और साथ में फेसबुक पेज, ताकि आप लोग जो भी देखिए वहाँ पे PDF वगैरह मटेरियल शेयर कर दिए जाएंगे। आप लोग कुछ भी जो भी वहाँ पर शेयर करना चाहते हैं आप लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप हमारा ग्रुप से जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम चैनल भी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ही केम लेट, लेट हियर इज, यहाँ पर लेट क्या है, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ कंजक्शन और नाउन। एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब जो कि वर्ब की विशेषता बताता है। कंजंक्शन ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। नाउन आप सभी जानते हैं, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, भाव, इनके जो नाम होते हैं, द्रव्य समूह। ठीक है, देखिए लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, एक लेटर हमारा पत्र होता है LETTER, लेटर से बना है लेट, मतलब वह लेट आया, बाद में आया, या लेट आया, देर से आया कह सकते हैं इसे आप। तो आया, आना हो गया आपका क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है लेट के द्वारा कि देर से आना हुआ, आना हुआ लेकिन देर से हुआ।
तो ये आना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताया लेट, तो लेट हो गया आपका एडवर्ब, एन एडवर्ब। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। बहुत इजी है दोस्तों, बस केवल थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और सीडीपी वगैरह क्वेश्चन आप सभी को जहाँ से मिलते हैं, बाकी हमारे द्वारा जो भी बिल्कुल देखिए मोस्ट प्राइम्ड आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहेंगे या कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए बिल्कुल आपको हर संभव उसी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। बाकी मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ना तो हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ना हमारे पास बहुत सारे व्यूवर्स हैं, लेकिन जितने भी लोग पिछली बार भी देखे थे और जितने भी लोग इस बार भी देखेंगे, 100% मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। और अगर आपने 10, 15, 20% सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा अगर आपने कर लिया, 100% आपको शिक्षक बनना ही बनना है, कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो इसलिए प्लीज़ भैया आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए हमसे, और हमारा ग्रुप और चैनल, टेलीग्राम चैनल, दोनों ही आप लोग ज़रूर ज्वाइन करते चलिए। बाकी आप सभी जानते हैं पैड क्लास वगैरह अभी वैकेंसी आनी नहीं होती है, उसके पहले से ये लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लोग एडमिशन लेते हैं, क्लास चलती रहती है, वही बार बार क्वेश्चन रिपीट करके घुमा फिरा के लाते रहते हैं। ठीक है, सी टेट का क्वेश्चन सुपर टेट में या फिर यूपी टेट का क्वेश्चन सुपर टेट में, वही सब घुमा फिरा के एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। यहाँ पर केवल आप नाम याद रख लीजिए, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक, इन्होंने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। और इसी तरह से आप सभी जानते हैं फ्रॉबेल, अरस्तु, ठीक है, जहाँ पर कुछ उनके द्वारा लाइन्स दी गई थी कि बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं जैसा चाहूँगा उसे ऐसा बना सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रॉबेल का किंडरगार्टन, खेल विधि, ये सभी बिल्कुल आप लोग जानते रहिए इसको, प्रतिपादक, प्रवर्तक। ठीक है, मैं आपको तो देखिए, ये सब पीडीएफ आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर से, हमें केवल उनको क्वेश्चन में किस तरह समझना है, किस तरह करना है, उसको हम देखेंगे। किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। कभी कभी हम नहीं नहीं देखते हैं, ये गलत हो जाता है हमारा। यूपीएससी या यूपीपीसीए की जो पेपर होते हैं वहाँ पर इसी तरह के कन्फ्यूजन ज़्यादा करके बच्चे गलत करके चले आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 में सही प्रयोग है इन प्रत्यय का, बाकी 1 में सही नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी जानते हैं वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग प्रारंभ में और प्रत्यय जो है अंत में जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्वित। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब भी आप उपसर्ग या प्रत्यय अलग करते हैं मूल शब्द से, मूल शब्द हमेशा सार्थक बचना चाहिए। कुंजड़ में इन प्रत्यय कुंजड़िन, छोटी ई की मात्रा। नाग में इन की मात्रा छोटी ई न, ये वाला जो हमारा प्रत्यय है जोड़ेंगे तो नागिन बन जाएगा। ना ई, ये एक वर्ड होता है, मूल सार्थक शब्द होता है, इसमें हम न जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नाइन। यहाँ पर कहीं भी इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ईसाइन, इसमें भी इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईसाई लिखिए आप, लास्ट वाला बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वन हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, असंगत को बताइए आप लोग। जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, मुझे लग रहा है आप सभी लोग इसका आंसर दे लेंगे। बिल्कुल भैया, 31 और जो महीने 31 के नहीं है, 30 का हो सकता है, या फरवरी आपका 28 और लीप वर्ष में अधि वर्ष में 29। ठीक है, तो ऐसे वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं अधि वर्ष, और ऐसे शताब्दी जो 400 से डिवाइड होते हैं, अंतिम 2 जीरो होता है, वो अधि शताब्दी वर्ष कहे जाते हैं। वे क्वेश्चन हम देखेंगे मैथ्स में, बहुत आसान होते हैं और आपके सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आना ही आना है, कैलेंडर से, घड़ी से, महीने से, इन सब से मिला जुला करके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी, मई और जुलाई आपका 31 का महीना होता है, नवंबर आपका 30 का महीना होता है, यही जो है इन तीनों से अलग है। तो डी यानी 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दी गई श्रेणी में निम्न में से कौन सा अक्षर 3 और 1 के एकदम मध्य में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, एक ही बार 3 है और एक ही बार 1 है, ये आपका 3 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। इन दोनों की एकदम मध्य में स्थित आपको बताना है कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले आप 3 और 1 के मध्य में टोटल जितने भी यहाँ पर अक्षर उनको काउंट कर लीजिए। टी आई से यू तक काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। 11 का मतलब हो गया, अगर आपने हमारा देखा होगा मध्य पद या माध्यिका निकालने हेतु जब भी पदों की संख्या विषम होती है उसमें हम 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं,
मतलब छठवां पद हमारा हो जाएगा मध्य पद। तो यहाँ से काउंट करिए, आप किधर से भी काउंट कर लीजिए, एक की तरफ से या फिर तीन की तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6, सी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अगर ये पदों की संख्या सम होती, मान लीजिए कहीं पर पदों की संख्या सम होती है, 4 है, तो वहाँ पर मध्य पद कैसे निकालेंगे आप? तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 4 को डिवाइड करिए 2 से, 2 आया, और इसी 2 में एक और ऐड कर दीजिए, 3 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5वां, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस 5 को आपको 2 से डिवाइड नहीं करना होता है, बल्कि दूसरा और तीसरा पद ले करके उसके औसत को निकाल लेना होता है, वही हमारा मध्य पद हो जाता है। फिर से देख लीजिए और यहीं पर समझ लीजिए आप लोग। मैंने कहा आपसे 2 5 7 9, इसकी माध्यिका बताइए। माध्यिका थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल ईजी है, आसान है। देखिए माध्य या फिर समांतर माध्य सभी को जोड़ करके जितनी संख्याएं होती है उनसे डिवाइड कर देते हैं। माध्यिका में क्या होता है, ठीक मध्य वाला पद बताना होता है, और उसके पहले जो दी गई श्रेणी होती है उसे हमें या तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लेना होता है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर देखिए ये आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम यहाँ पर माध्यिका देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम मध्य पद देखेंगे, टोटल पदों की संख्या 4 है, 4 का आधा करेंगे 2, और एक इसमें और ऐड कर दीजिए 3, मतलब दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 7 हो गया। इन दोनों का को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो गया। ये आपका हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, ऐसे निकालना होता है माध्यिका। और 2 5 7 का की माध्यिका कितनी हो जाएगी, टोटल पद 3 है, 3 में एक जोड़ दीजिए 4, 4 का आधा करेंगे 2, यानी दूसरा पद 2 आया डिवाइड करने में, यानी दूसरा पद जो है किधर से भी आप आइए, 2 से या 7 की तरफ से। दूसरा पद हमारा 5 है, तो 5 इज माध्यिका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से यहाँ पर। संबंध सूचक सर्वनाम शब्द चाटिए, ऐसे सर्वनाम जो कि वाक्य में या दो उपवाक्यों के बीच में संबंध बताते हैं। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक, ये देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर देखिए संबंध सूचक या फिर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा जो सो, तो सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज, ये प्रश्न श्रृंखला आज की यहीं पर समाप्त होती है मित्रों, और इसी तरह से आगे की श्रृंखला आपके लिए लेकर के आऊँगा, और उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल और हमारा फेसबुक पेज जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। Thank you so much friends. Thanks for watching.